अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक फैक्ट्री शुरू की है जहां पे आपको काम करना है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बिकेगा, कहां बिकेगा, क्या प्राइसिंग होगा, उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जिस प्रोसेस के थ्रू वो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी आपका कोई से नहीं होगा और आप अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं लगा सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए या उस पूरे प्रोसेस में। और जो है आप दूसरों के साथ एक बिल्कुल कंपटीशन वाले माहौल में रहेंगे, तो ज्यादा दोस्ती वोस्ती भी नहीं करनी है मेरी फैक्ट्री में किसी से। इस तरीके के माहौल में काम करना आपको कैसा लगेगा? लंबे समय तक, कई सालों तक क्या आप पैसे के लिए भी इसमें काम करके खुश रह पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, हम कार्ल मार्क्स की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं और हमने इस वीडियो सीरीज में उनके सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज को ऑलरेडी कवर करके रखा है। जिसमें हमने क्या क्या देखा है, हमने प्रॉपर उनका इंट्रोडक्शन कवर किया था, जिसमें हमने पूरा उनका बैकग्राउंड जाना, हमने समझने की कोशिश की कि भाई कार्ल मार्क्स जिस दौर में पैदा हो रहे हैं वो क्या है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, जर्मनी में, जो कि उस वक्त एक यूनिफाइड कंट्री भी नहीं था, वहां पे कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। और कैसे जो उनके फादर हैं वो उनको एक लॉयर बनाना चाहते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स पहुंच जाते हैं बर्लिन यूनिवर्सिटी, जहां पे हेगल की फिलॉसफी से बच्चे पूरी तरीके से इंस्पायर्ड थे। एक जमाने में हेगल वहां प्रोफेसर हुआ करते थे, तो हेगल के आइडियाज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और फिलॉसफी में डूब जाते हैं, लॉयर बनने का सपना भूल जाते हैं। और इस तरीके से उनकी जर्नी शुरू होती है और वो एंजल्स से मिलते हैं, जिनके साथ मिलकर के वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की रेवोल्यूशनरी किताब लिखते हैं। और एंजल्स से मिलने के बाद वो वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को और करीब से देख पाते हैं, क्योंकि एंजल्स जो हैं वो खुद एक बहुत बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के, उद्योगपति के, बहुत बड़े जो कैपिटलिस्ट क्लास में, उनके फादर कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करते थे, जिसको जो कार्ल मार्क्स है वो कैपिटलिस्ट कहेंगे, कि बहुत बड़े कपड़ा मिलों के वो मालिक हुआ करते थे एंजल्स के पिताजी। तो उनसे दोस्ती, गहरी दोस्ती में आते हैं और एंजल्स उनको और करीब से दिखाते हैं कि किस तरीके से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स एक अच्छे खासे परिवार में उनका जन्म होता है। माताजी और पिताजी दोनों संपन्न परिवार से आते थे। कार्ल मार्क्स भी एक अच्छे बढ़िया जो है कोई बहुत गरीब परिवार से नहीं थे। तो ऐसे में उन्होंने वो स्ट्रगल खुद फेस नहीं किया था, लेकिन वो देख पा रहे थे कि किस तरीके से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट याद है तो आपको पता होगा कि हमने डिस्कस किया है कि वो कौन सा दौर था। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे था और उस वक्त इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां लग रही थी। लोग जो है इंडस्ट्रियों, फैक्ट्रियों की तरफ मूव कर रहे थे काम के लिए। ऐसे माहौल में कार्ल मार्क्स, एक बच्चा जो अच्छा खासा जीवन जी रहा है, वकील बनना चाहता है, बातें करेगा, पिताजी चाहते हैं कि वकील बने, लेकिन फिलॉसफी में डूब जाता है, हेगल के आइडियाज से इंस्पायर होता है, जो है एंजल्स नाम के दोस्त से मिलता है और इन जो वर्किंग क्लास है उनकी प्रॉब्लम्स को बड़े करीब से देख पाता है। अब वहां पे आप सोचिए कि बहुत आसान था उनके लिए ये सारी चीजों को इग्नोर करके, हमारे मन में कुछ अच्छा करने का आइडिया आता है, लेकिन अगल बगल के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के हम उस चीज को छोड़ देते हैं कि भाई इतना आइडियलिस्टिक लाइफ कौन जीता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि मुझे जो दिख रहा है वो मैं उसको एडमिट करूंगा और मैं, मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है उसको मैं दबने नहीं दूंगा। और उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया वर्कर्स के इस एक्सप्लॉयटेशन को दुनिया के सामने लेकर आने के लिए। और अपने जीते जी वो ये काम नहीं कर पाए, उनको जर्मनी से निकाल दिया गया, अलग अलग देश पे देश बदलते चले गए, कहीं की नागरिकता, सिटीजनशिप उनके पास नहीं रही और अंत में लंदन में जाकर के उनका डेथ हो जाता है। और डेथ में कोई बहुत बड़ा, ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा लेजेंडरी इंसान मर गया हो, वो एक नॉर्मल सा फ्यूनरल होता है जिसमें कुछ लोग आते हैं और वो इंसान, मैं बार बार कहती हूँ, वो व्यक्ति जो एक विचारधारा बन गया, वो एक इंसान जो एक आइडियोलॉजी बन गया, उनके फ्यूनरल में इस तरीके का शांत ठंडा माहौल था। और अब हम उनकी कहे, बाद में धीरे धीरे लोगों ने उनके कहे आइडियाज को इंटरप्रेट करना शुरू किया और तब हमको कार्ल मार्क्स की ने जो विजनरी बात कही थी वो हमको समझ में धीरे धीरे आने लगी। तो ये पूरा हमने उनके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर किया था। उसके बाद उनके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने पहले समझा कि डायलेक्टिकल होता क्या है,
फिर हमने देखा कि भाई डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हेगल का डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या है जिससे कार्ल मार्क्स इंस्पायर्ड थे, और उसको उन्होंने उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि हेगल सर के बल खड़े थे, मैंने उनको सीधा कर दिया। और फिर उन्होंने अपना डायलेक्टिकल जो है मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया और उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर दिया, तो हो गया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो डायलेक्टिकल क्या है, शॉर्ट में देख लेते हैं। तो डायलेक्टिकल क्या है, एक फिलोसफी ऑफ चेंज है जो बताती है कि भाई चेंज किस तरीके से होता है, दो ऑपोजिट चीजों के टकराने से किस तरीके से जो है उनके नेगेटिव एलिमेंट्स खत्म होते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट्स साथ में आते हैं, और वो जो दो ऑपोजिट चीजें थी वो मिल करके एक इवॉल्व्ड वर्जन में जो है इवॉल्व कर जाती हैं। तो डायलेक्टिकल बेसिकली एक चेंज की फिलॉसफी है जो बताता है कि दो ऑपोजिट चीजों के टकराने से कैसे चेंज होता है, बदलाव होता है, एवोल्यूशन होता है। अब डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या है, तो हेगल कहते हैं कि ये जो दो ऑपोजिट चीजें टकरा रही हैं वो आइडियाज हैं। तो दो ऑपोजिट आइडियाज के टकराने से जो चेंज हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, उस तरीके से उस चीज में वो बिलीव करते हैं और उसको वो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का नाम देते हैं। और वहीं कार्ल मार्क्स बस हेगल को उल्टा कर देते हैं, कहते हैं आइडियाज नहीं टकराते, मैटर टकराते हैं, और कहते हैं कि दो ऑपोजिट मैटर के टकराने से क्या होता है, उनके बीच में डायलेक्ट होता है, चेंज होता है, एवोल्यूशन होता है, और इस प्रोसेस को वो डायलेक्टिकल जो है मटेरियलिज्म कहते हैं। और दो ऑपोजिट मैटर्स कुछ भी हो सकते हैं, तो ये उनकी एक ओवरऑल फिलॉसफी थी कार्ल मार्क्स की। लेकिन इसका जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर देते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में, कि कैसे ह्यूमन हिस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ, मानव इतिहास का फॉर्मेशन हुआ दो ऑपोजिट मैटर्स के टकराने से, डायलेक्टिकल प्रोसेस के थ्रू कैसे एवोल्यूशन होता गया और स्टेज बाय स्टेज मानव इतिहास आगे बढ़ता गया, ह्यूमन हिस्ट्री आगे बढ़ती गई, ये कॉन्सेप्ट देते हैं वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट में। और उसमें वो प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लोग जो है ह्यूमन हिस्ट्री का फॉर्मेशन कैसे हो, क्यों होगा, इंसान जिंदा रहेंगे तभी तो हो पाएगा, और जिंदा कैसे रहेंगे, जब खाएंगे, और खाएंगे कैसे, जब उगाएंगे। तो हर एक चीज प्रोडक्शन पे, इकोनॉमी पे, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे, उत्पादन के साधन पे, सारी चीजें डिपेंड करती हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलते ही समाज का चेहरा बदलते जाता है, इकोनॉमी पे ही पूरे समाज के अदर स्ट्रक्चर्स, मतलब कि कल्चर, पॉलिटी, जो एजुकेशन सिस्टम, सारी फैमिली स्ट्रक्चर, सब कुछ उस समाज की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। तो इस थियरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल में वो बताते हैं कि इस जो है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इस डायलॉग की वजह से किस तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री के अलग अलग स्टेजेस का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले वो बिल्कुल प्रिमिटिव कम्युनिज्म वाला स्टेज बताते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो स्लेव सोसाइटी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर उसके बाद जो है हमारा कैपिटलिज्म, और कहते हैं कि इसके बाद क्या होगा, वर्कर्स रिवॉल्ट कर देंगे, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा जो है हमारा सोशलिज्म, एक वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन, वायलेंट रेवोल्यूशन के बाद वर्कर्स के, और उसके बाद एक पीसफुल ट्रांजिशन के बाद कम्युनिज्म आएगा, और वहीं पे मानव इतिहास का अंत हो जाएगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी। अगर जो भी बातें मैं यहाँ कह रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है तो कार्ल मार्क्स की पूरी वीडियो सीरीज कवर करी है, जाकर देखो, एक एक पार्ट में तुमको बहुत गहराई से चीजें समझ में आएंगी। तो ये सारी चीजें हमने कवर की थी, और उसके बाद थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में हमने देखा था कि कैसे कार्ल मार्क्स जो है वो बताते हैं कि कैसे ये वर्कर्स जो है गरीब होते जा रहे हैं और जो ओनर्स हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। इस चीज को आखिर ये सरप्लस वैल्यू यानी कि एक्स्ट्रा, सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, कुछ चीज जो मान लो कि वर्कर ने काम किया और वो 50 रुपए का सामान प्रोड्यूस कर रहा है, और वर्कर ने उसको 20 रुपए सैलरी दी और 30 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, तो ये सरप्लस वैल्यू है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो ठीक है, उसको होना चाहिए जिससे कि वो बाकी चीजें मैनेज करे, लेकिन अगर ये सरप्लस वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है और वर्कर्स का वेज नहीं बढ़ रहा है तो फिर सिस्टम में प्रॉब्लम है। और यही चीज लोग नहीं देख पा रहे थे, जिसको कार्ल मार्क्स ने नोटिस किया, जिसको उन्होंने थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के नाम से लोगों के सामने परोसा और बताया कि देखो कैसे वर्कर्स तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन करके ये जो है फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियों के मालिक जो कैपिटलिस्ट हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और तुम कैसे गरीब होते जा रहे हो। ये सारी बातें उन्होंने बताई। उसके बाद देखो, अब आज की क्लास में हम उनके एलियनेशन की थियरी को देखेंगे, अलगाव के सिद्धांत को देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे कार्ल मार्क्स है वो बताते हैं कि वर्कर्स का किस तरीके से एलियनेशन होता है। जो मैंने शुरू में लाइन कही थी कि अगर मैं कहूं कि मेरी इंडस्ट्री, मेरी फैक्ट्री में काम करने आओ, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा, कहां बिकेगा, क्या होगा, उसके बारे में तुमको कोई आइडिया नहीं होगा, तुमको किस तरीके से उसका जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से होकर के वो बनेगा, उसमें तुमको एक काम दे दिया जाएगा, वो क्या है उसमें तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तुम अपनी कोई क्रिएटिविटी उसमें नहीं लगा सकते हो, जितना बोला जाएगा उतना करना है, और जो तुम्हारे को वर्कर्स जो तुम्हारे साथ काम करेंगे उनके साथ बिल्कुल कॉम्पिटिटिव माहौल तुम्हारा रहेगा कि कौन कितना ज्यादा काम करता है। तो इस तरीके के माहौल में तुमको पूरे टाइम काम करना है, जीवन भर काम करना है। तो बताओ तुम मेरे यहाँ काम करने के लिए खुश हो? अगर ये बोल दिया जाए तो वर्कर्स बिल्कुल
कोई भी कहेगा कि भाई मुझे ऐसी मोनोटोनस लाइफ नहीं चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कार्ल मार्क्स देख पा रहे थे उस वक्त, जो ये हो रहा था वो सिर्फ कार्ल मार्क्स देख पा रहे थे। आज हम उनकी बातों को क्लियरली समझ पा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब वो ये कह रहे थे तो कोई समझ नहीं रहा था। लोग बड़ी चकाचौंध में थे कि अरे भाई इंडस्ट्रियां लग रही हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, काम मिलेगा, सब मिलकर ग्रो करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स जो बात कह रहे थे वो सिर्फ जो उस वक्त सिस्टम में लोग हैं वो ही समझ पा रहे थे कि ये तो सच बोल रहा है, इसको निकाल के देश से बाहर फेंको। और उनकी दुर्दशा होती जाती है। एक अच्छे खासे परिवार में जन्मा बच्चा वो इतना स्ट्रगल देखता है कि पैसों के कारण बच्चों की मौत देखता है। आप सोचो कितना दुख होता होगा, लेकिन फिर भी अपने जो विश्वास था कि ये मुझे करना है, जो सच मुझे दिख रहा है मुझे उसको सबको बताना है, उससे वो डिगता नहीं है और वो करते ही रहते हैं, जीवन के अंत तक करते रहते हैं। तो इस तरीके से वो एलियनेशन की थियरी, जैसे सरप्लस वैल्यू की थियरी दे करके बताते हैं कि देखो कैसे वो सरप्लस बनाते जा रहा है और तुम गरीब हो, ये समझना है तो सरप्लस वैल्यू वाली थियरी देखो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो, वहां से समझ जाओगे। अब एलियनेशन की थियरी में वो बताते हैं कि भाई किस तरीके से एलियनेशन हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा रोक के मैं बता दूं आपको, क्योंकि हम कोई ऐसे एड्स वैड्स तो रन कर नहीं रहे हैं कि तुमको पता चलेगा कि हम क्या फैसिलिटीज, क्या जो है आपको मतलब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं टॉकिंग पॉलिटी पे। तो मुझे वीडियो के बीच में ही बताना पड़ेगा, तभी आप तक ये बात पहुंच पाएगी कि टॉकिंग पॉलिटी ऐप लॉन्च हो चुका है। प्ले स्टोर पे जाइए, टॉकिंग पॉलिटी ऐप सर्च करिए, हमारा टीपी वाला लोगो दिख जाएगा, वहां से वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और जो है हमने उस ऐप में, आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जो है एप्पल डिवाइसेस यूज करते हैं तो फिलहाल एप्पल डिवाइसेस के लिए ऐप अवेलेबल नहीं है, तो आप वेबसाइट के थ्रू विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो भले ही आप iOS यूज कर रहे हैं, एप्पल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, फिर भी हम आपको ऐप में जो है अपनी तरफ से लॉग इन करवा देंगे, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात मैं बता दूं कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस जून 2026 साइकिल के लिए फुल फ्लेजेड कोर्स टॉकिंग पॉलिटी ऐप पर लॉन्च हो चुका है, सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि आप के लिए सीट खाली है कि नहीं? तो आप जा करके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे, आप पेड कोर्सेज को विजिट करेंगे, और अगर कोर्स विजिबल दिख रहा है, अगर कोर्स आप परचेस कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि सीट्स अवेलेबल हैं। एक भी सीट अवेलेबल होगी तो आप कोर्स परचेस कर पाएंगे। जैसे ही 100 सीटें भर जाएंगी, हम कोर्स को वहां से अनपब्लिश कर देंगे, और ये सिर्फ 100 बच्चों के लिए है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये मेरा पहला बैच है, पहले 100 बच्चे हैं, इतना एक्साइटमेंट है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। और ये जो कोर्स है ना, ये पहले 100 बच्चों के लिए ये वैलिडिटी बढ़ाकर 2 साल कर दी गई है। मतलब सिर्फ आप जून का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आने वाले 2 सालों तक जो 3 बार नेट का पेपर होगा, 3-4 बार, तो 2 सालों तक आप ये कोर्स जो है वो आपके लिए बिल्कुल वैलिड रहेगा। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे फर्स्ट कोर्स में, फर्स्ट बैच में एडमिशन लेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी वीडियो के एंड में। फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई कौन से 4 तरीके के एलियनेशन या अलगाव की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। तो एलियनेशन का मतलब क्या होता है? डिपार्ट हो जाना, डिटैच हो जाना, पूरी किसी चीज से अलग हो जाना को हम कहते हैं कि एलियनेशन हो गया है। जैसे कहते हैं ना एलियंस, जो हमारे ग्रह से दूर रहते हैं, एलियनेटेड हैं, एलियंस हैं वो। तो उसी तरीके से एलियनेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज से अलग हो जाएं, डिटैच हो जाएं। तो कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि ये वर्कर्स जो इन फैक्ट्रियों, इंडस्ट्रियों में काम कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो जाती है कि वो बहुत सारी चीजों से एलियनेटेड हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको पता है ना, इंसान एक सोशल एनिमल है और उसके अंदर एक क्रिएटिविटी है। वो जानवरों से अलग क्यों है? क्योंकि वो एक क्रिएटिव बीइंग है। जिस लेवल की क्रिएटिविटी, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस ह्यूमन बीइंग्स, मानव जो है समाज के पास, मानव के पास होता है, वैसी क्रिएटिविटी जानवरों के पास नहीं होती है। तो इंसान आप बनते ही इसलिए हैं, जानवरों से अलग इसलिए हैं, क्योंकि आपका अपना एक थॉट प्रोसेस है, क्रिएटिविटी है, थिंकिंग है। आप अलग तरीके से एक सोशल बीइंग की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन जब आप इस कैपिटलिज्म वाले माहौल में जीते हैं, तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि आप अलग बहुत सारी चीजों से एलियनेटेड हो जाते हैं, जो आपके ह्यूमन बीइंग, मानव होने के एसेंस को ही खत्म करने लगता है। और आप दिखते तो है चलता फिरता इंसान, लेकिन आप अंदर से खोखले होते जाते हैं। तो वो
क्या क्या चीजें हैं जिससे ये कैपिटलिज्म वाला सिस्टम आपको अलग कर देता है, एलिनेटेड कर देता है, आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो ना, तुम एज अ वर्कर उस फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो जो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो तुम उससे ही एलिनेटेड हो, उसी से तुम्हारा अलगाव कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि इंसान पहले क्या था, खेतों में लोग अनाज उगाते थे या कुछ भी कलाकारी कर रहे हैं, कोई कुछ बना के ही एम्ब्रॉयडरी करके बेच रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट से ही बहुत जुड़ा होता है, उससे बड़ा प्यार होता है उसको, उसका प्राइस डिसाइड करता है, किसको बेचना है उसको डिसाइड करता है। जैसे मैंने टॉकिंग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का कोर्स डिजाइन किया, तो इस प्रोसेस में मेरे पास पूरा फ्रीडम है ना कि मैं उस कोर्स का प्राइस डिसाइड कर सकती हूँ। मेरा मन किया कि चलो पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए वैलिडिटी बढ़ा के 100 जो है जून से बढ़ा करके 2 साल की कर देती हूँ, क्योंकि ये मेरे पहले बच्चे हैं और बहुत सारे सीयूईटी वाले बच्चों ने कोर्स ले लिया है कि मैम आगे तैयारी करेंगे। तो उनको देखते हुए हमने, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है पढ़ने के लिए, उनको देखते हुए हमने 2 साल कर दी कोर्स की वैलिडिटी। तो हमारे पास ये क्रिएटिव फ्रीडम है, तो हमको मजा आ रहा है काम करने में। लेकिन क्या होता कि हमारे प्रोडक्ट से ही हमको एलिनेटेड कर दिया जाता, यानी कि मैम ठीक है आपका काम है कि आप रोज आकर पढ़ाइए, लेकिन कोर्स का प्राइस क्या होगा। जो बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज में काम करते हैं उनके साथ ये होता है कि भाई आप, मुझे भी बहुत जगह से ऑफर आया कि मैम आकर के पढ़ाइए, लेकिन मैं कार्ल मार्क्स को पढ़ती थी, मुझे पता था कि मैं एलिनेटेड हो जाऊंगी, डिटैच हो जाऊंगी और मुझे फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, एसेंस खत्म हो जाएगा, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया और अपने ही चैनल पे बनी रही। तो यही है एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट कि भाई अगर कह दिया जाए कि मैम आप सुबह शाम आकर के बस पढ़ाइए, क्लास लीजिए, आपने जो प्रोडक्ट यूजीसी नेट का कोर्स डिजाइन किया है वो आपको किस प्राइस पे बेचना है, किसको बेचना है, किसके कितना वैलिडिटी उसका रखना है, ये सब आपको डिसाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ आके पढ़ाना है। तो मैं अपने ही बनाए प्रोडक्ट से डिटैच हो जाऊंगी, एलिनेटेड हो जाऊंगी और धीरे धीरे मुझे काम करने का मन नहीं करेगा। तो कहते हैं कि वर्कर्स का प्रोडक्ट से ही एलिनेशन हो जाता है, क्योंकि वो अपने ही बनाए गए प्रोडक्ट को जो है उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं और वो उसको परचेज करने के लिए केपेबल भी नहीं होते हैं। अगर मेरे नेट के कोर्स का प्राइस 3999 है और मेरा सैलरी 300 रुपए हो, तो क्या मैं खुद वो कोर्स परचेज करने के लिए केपेबल हो पाऊंगी? नहीं हो पाऊंगी। तो मेरे जो प्रोडक्ट मैंने बनाया उस प्रोडक्ट को ही खरीदने की मेरी औकात नहीं रह जाएगी, तो ऐसे में मैं उस प्रोडक्ट से ही एलिनेटेड हो जाऊंगी। ये होता है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है? एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस। प्रोसेस से एलिनेशन हो जाना, यानी कि अगर मान लो कह दिया जाए कि मैम आप किस तरीके से पढ़ाएंगी, जो आप काम करने आई हैं, ठीक है सैलरी दे रही हूं, आप रहिए यहाँ पे पढ़ाइए, लेकिन आप किस तरीके से पढ़ाएंगी, कंटेंट पूरा हमारा होगा, आपको बस जाके वो बोल देना है किस तरीके से आप पढ़ाएंगी, कब आएंगी, कब क्लास लेंगी, सारा शेड्यूल, हर एक चीज हम डिसाइड करेंगे। वो पूरा प्रोसेस, कब टेस्ट होगा, कब एग्जाम होगा, हम डिसाइड करेंगे, आपको बस पढ़ाना है। तो प्रोसेस से ही मेरा एलिनेशन हो जाएगा। जैसे वर्कर्स इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करने जाते हैं तो प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो पूरी तरीके से वहां से भी ड्रेन होने लगते हैं। उसके बाद क्या होगा? बहुत ही कंट्रोल्ड माहौल होता है, बहुत ही कंट्रोल्ड, जहां पे हर एक चीज बता दी जाती है कि आपको इस इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, फिर ये करना है। बिल्कुल मोनोटोनस लाइफ होती है। प्रोसेस में जो इंडिविजुअल वर्कर है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो उस प्रोसेस से भी एलिनेटेड हो जाता है, अलग होना, अलग फील करने लगता है, एलिनेटेड, डिटैच फील करने लगता है। उसके बाद एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। अगर कह दिया जाए कि मैम आप इस कोर्स में खुद की कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकती हैं, अगर आपको ये है कि मैं भाई टाइम पे हम क्या करते हैं अपने कोर्स के बच्चों के लिए, क्या करते हैं, हर वीकेंड हम जो है गूगल मीट जो है लाते हैं, गूगल मीट में हम मीटिंग करते हैं, हम वहाँ पे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जहाँ बच्चे अपना डाउट पूछते हैं। मान लो हम सिर्फ पेपर 2 प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम पेपर 1 के भी एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और भी एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे जिन्होंने अलग अलग एग्जाम्स क्रैक कर रखा है, ताकि बच्चों को एक माहौल मिले। तो यहाँ पे मैं अपनी सेल्फ की क्रिएटिविटी लगा पा रही हूँ ना। मैंने मान लो कोई गेम डिजाइन किया कि भाई तुम आज प्रेसिडेंट बन के आओ, तुम प्राइम मिनिस्टर बन के आओ, कोई जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब हर एक इंसान को एक एक रोल डिसाइड करके हम ऐसे गेम्स खिलवाएं, ऐसी मेरे अंदर क्रिएटिविटी आए ताकि बच्चे क्रोनोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको अपने आप सॉल्व कर लें, गेम में याद कर लें। तो इस तरीके का कोई क्रिएटिव फ्रीडम अगर मुझे ना मिले, मैं अपनी क्रिएटिविटी ना दिखा पाऊं अपने बनाए गए प्रोडक्ट में, तो मेरा जो है खुद से ही एलिनेशन होने लगेगा। क्योंकि इंसान की क्रिएटिविटी, जो उसका क्रिएटिव सेल्फ है, उसके अंदर का जो क्रिएटिव एलिमेंट है, वही उसको दूसरों से अलग, जानवरों से अलग बनाता है और उसको ह्यूमन
ह्यूमन बीइंग होने का एहसास दिलाता है। तो अगर मेरी क्रिएटिविटी पे ही रोक लगा दिया जाए तो मेरा सेल्फ से ही एलिनेशन हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, जिसकी बात कार्ल मार्क्स कहते हैं। उसके बाद चौथा, एलिनेशन फ्रॉम अदर्स। अगर मेरे साथ साथ दूसरे भी कई सारे टीचर्स को बुला लिया जाए कोर्सेज पढ़ाने के लिए और दिन रात कंपटीशन का माहौल हो कि मैम आपने सिर्फ इतना ही पढ़ाया, उसने और पढ़ा दिया, आप और करिए और क्लासेस लीजिए, तो ऐसे में मेरी क्रिएटिविटी मर जाएगी। जैसे आप कहते हैं ना कि मैम वीडियोस लेट से आती हैं, क्योंकि वीडियो में मैं अपनी पूरी क्रिएटिविटी डालना चाहती हूँ ताकि आपको बेस्ट चीज प्रोवाइड कर सकूं, तो ऐसे में लेट भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं किसी और एडटेक कंपनी में काम कर रही होती तो मेरा क्या होता कि भाई रोज की रोज आपको लाना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि दूसरों के साथ आपका कंपटीशन है, दूसरे ला रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, एलिनेशन फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों के साथ दोस्ती नहीं, कोलैबोरेशन वाला माहौल नहीं, बल्कि दूसरों से जलन, एनवी और कंपटीशन वाला माहौल बन जाएगा। तो मैं दूसरों से भी एलिनेटेड हो जाऊंगी, सोशल एलिनेशन भी हो जाएगा। जैसे वर्कर्स फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनको कहते हैं ना, टास्क दे दिया जाता है, तुम इतना करो, तुम इतना करो, तो दूसरों के साथ कंपटीशन वाला माहौल इतना हाई हो जाता है कि वो फ्रेंडशिप वाला एलिमेंट खत्म हो जाता है, कोऑपरेशन वाला एलिमेंट खत्म हो जाता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ऐसे में जो ये वर्कर्स हैं उनका दूसरों से भी एलिनेशन हो जा रहा है, अदर्स से भी एलिनेशन हो जा रहा है, इस तरीके से वो बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं बच्चों, कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं, थियरी ऑफ एलिनेशन हम देखने की कोशिश कर रहे थे कार्ल मार्क्स की, जिसमें हमने क्या देखा, कार्ल मार्क्स की एलिनेशन की थियरी में हमने देखा कि किस तरीके से जो ये कैपिटलिज्म वाला सिस्टम है जहां पे फैक्ट्रियों इंडस्ट्रियों के मालिक अमीर होते जा रहे हैं और वर्कर्स गरीब होते जा रहे हैं, उसमें किस तरीके से ये वर्कर्स जो है उनका एलिनेशन हो रहा है, अलग अलग चीजों से उनका अलगाव होते जा रहा है, कैसे उनके अंदर के इंसान की आत्मा को मारा जा रहा है कि वो जिंदा तो है, दिख तो रहे हैं हाड़ मांस के बने हुए पुतले जो लगातार सुबह से शाम तक मशीन की तरह काम करते हैं, लेकिन जो है उनके अंदर में इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि वो अलग अलग चीजों से एलिनेटेड हो जा रहे हैं, अलगाव महसूस करना शुरू कर दे रहे हैं, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले तो वो अपने ही बनाए प्रोडक्ट से एलिनेटेड हो जाते हैं। एग्जाम में सवाल पूछता है कि किस किस चीज से एलिनेशन की बात कही है कार्ल मार्क्स ने वर्कर्स के लिए, तो आपको याद रखना है, रटना नहीं है, समझना है कंसेप्ट को। सबसे पहले तो वो अपने बनाए प्रोडक्ट से ही एलिनेटेड है, क्योंकि वो जो बना रहा है वो खुद उस प्रोडक्ट को कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, उसको कुछ उसका आइडिया नहीं है। वो सिर्फ मान लो अगर कोई जो है कुछ भी ऐसा बना रहा है, मान लो कि वो ये माइक ही बना रहा है, तो वो इस माइक को बस इसमें फिट करने का काम किया जा रहा है। ये माइक प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, कैसे बिकेगा, उसको उस प्रोडक्ट का कोई आइडिया नहीं है, और ये प्रोडक्ट इतना महंगा है कि उसकी सैलरी के हिसाब से उसको वो खुद खरीदने के लिए केपेबल नहीं है, जो उसने खुद बनाया है। तो उसका अपने ही बनाए प्रोडक्ट से क्या हो गया है, एलिनेशन हो गया है, अलगाव हो गया है। दूसरा एलिनेशन प्रोसेस से होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो प्रोसेस बिल्कुल मोनोटोनस है, बिल्कुल एक ही जैसा प्रोसेस उसको रोज सुबह शाम लगातार सालों साल फॉलो करना है। तो उस प्रोसेस से ही वो ऊब जाता है, थक जाता है, उस प्रोसेस से ही उसका एलिनेशन हो जाता है, और वो प्रोसेस भी वो खुद डिसाइड नहीं कर रहा है, कोई और बता रहा है, तो उस प्रोसेस से भी उसका एलिनेशन हो गया, अलगाव हो गया। और तीसरा क्या एलिनेशन होता है, सेल्फ, खुद से एलिनेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस काम में अपनी कोई क्रिएटिविटी डाल ही नहीं पा रहा है, हर चीज उसको बता दी जा रही है, बिल्कुल मोनोटोनस चीजें हो रही हैं, उसकी खुद की क्रिएटिविटी मरती जा रही है। इंसान जब खुद कुछ क्रिएट करता है ना, तो उसके अंदर का सोल, उसकी आत्मा जिंदा रहती है, उसको भोजन मिलता रहता है उसके अंदर के क्रिएटिव सेल्फ को। लेकिन वो ही जब मर जाए तो इंसान अंदर से खत्म होने लगता है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये वर्कर्स जो है ना, वो अपने क्रिएटिव सेल्फ से एलिनेटेड होते जा रहे हैं, खुद से एलिनेटेड होते जा रहे हैं। और चौथा वो बताते हैं कि दूसरों से भी एलिनेटेड होते जा रहे हैं, उनकी सोशल लाइफ खत्म होती जा रही है। वो इतना ज्यादा कंपटीशन वाला माहौल है कि को वर्कर्स के साथ, क्योंकि उन्हीं के साथ सुबह से शाम तक का पूरा जीवन का कितना समय उनको अपने वर्कर्स के साथ, को वर्कर्स के साथ बिताना है, लेकिन उनके साथ कंपटीशन वाला माहौल है, एक्सट्रीम कंपटीशन वाला माहौल है, तो वो फ्रेंडशिप को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो ना ही सिर्फ प्रोडक्ट से एलिनेटेड हैं, बल्कि वो उस प्रोसेस से भी एलिनेटेड हैं, वो खुद के क्रिएटिव सेल्फ से भी एलिनेटेड हैं, और वो अपने अदर फ्रेंड, सोशल बीइंग से भी एलिनेटेड हैं। तो इस तरीके से वर्कर्स का हर तरफ से जब एलिनेशन हो रहा है, अलगाव महसूस कर रहा है, तो ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के एसेंस को ही वो नहीं महसूस कर पाता है, और धीरे धीरे वो एक मशीन की तरह काम करता
करते करते वो अंदर से खोखला होता जाता है। ये सारी बातें कह रहे हैं हमारे कार्ल मार्क्स। तो ये उनके एलिनेशन का सिद्धांत था, एलिनेशन की थियरी थी। और वो कहते हैं कि यही एक्सप्लॉयटेशन जब बढ़ता जाएगा, वर्कर्स एक दिन जागरूक होंगे, उनको पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, और फिर क्या होगा, वायलेंट रेवोल्यूशन होगा। और ये जो कैपिटलिज्म है वो इस वायलेंट रेवोल्यूशन के बाद सोशलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर सोशलिज्म के बाद एक पीसफुल रेवोल्यूशन आएगा, एक पीसफुल चेंज आएगा, और सोशलिज्म से समाज कम्युनिज्म की तरफ आगे मूव करेगा, और वहां पे कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, ह्यूमन हिस्ट्री का वो एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स अपने एलिनेशन की थ्योरी देते हैं। अगर सारी बातें डिटेल में समझनी है तो आप जो है सारे पार्ट्स को ढंग से देखिए, जहां पे हमने उनका इंट्रोडक्शन भी, पूरी प्लेलिस्ट कार्ल मार्क्स की जो है ना वो देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। पार्ट 1 तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट भी बहुत मजेदार है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, कमेंट सेक्शन में पिन कर रही हूं, आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। और एक बार फिर से बता दूं, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस जून 2026 साइकिल के लिए फुल फ्लेजेड कोर्स टॉकिंग पॉलिटी ऐप पे लॉन्च हो चुका है। हमने 51,000 का कैश प्राइज रखा है उस एक स्टूडेंट के लिए जो हमारे बैच, पेड बैच से टॉपर बनेगा। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो कंपटीशन, पॉजिटिव कंपटीशन की भावना बनी रहे, ताकि आप सीखते रहें। और दूसरी बात कि हमारे पहले 100 स्टूडेंट्स जो हैं, ये कोर्स सिर्फ 100 बच्चों के लिए है। सीट्स अवेलेबल अगर हैं तो कोर्स आपको विजिबल होगा। ऐप टॉकिंग पॉलिटी ऐप डाउनलोड करिए, पेड कोर्सेज में जाइए, वहां पे कोर्स अगर विजिबल है तो समझ जाइए कि सीट अवेलेबल है, आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल होने के बाद परेशान नहीं होना है, 24 घंटे के अंदर हम आपको कॉल करेंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हेल्पलाइन नंबर जो है, हमारे ऐप और वेबसाइट का लिंक, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूईटी पीजी के लिए भी जो हमारा कोर्स है वो 15 मार्च को लॉन्च होने जा रहा है। और पीयूष सर का 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन का सीरीज आपको पता ही है चल रहा है। और इस बार जो बच्चे 2026 में सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हमने 5 फ्री जो है टेस्ट अवेलेबल कराए हैं। उन 5 टेस्ट में कंसिस्टेंटली जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा और वो हम रियल एग्जाम में भी जो मार्च में 11 मार्च को होने वाला है उसमें हाईएस्ट नंबर लेकर आएगा, तो ऐसे 3 बच्चों को हम बीएचयू, जेएनयू, डीयू का फ्री ट्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो फिजिकली वहां प्रेजेंट होकर देख सके कैसा किस यूनिवर्सिटी में माहौल है और डिसाइड कर सके कि उनको कहां जाना है। और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जिससे उन 3 बच्चों के थ्रू हमारी पूरी ऑडियंस जो है उस चीज का मजा ले पाएगी, इंफॉर्मेशन ले पाएगी कि कहाँ किस तरीके का माहौल है। और दूसरी बात, जो हमारा टॉकिंग पॉलिटी ऐप है वो जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लेकिन जो लोग एप्पल फोन यूज करते हैं या मैक यूज करते हैं, आईओएस डिवाइसेस यूज करते हैं, उनके लिए क्या है, हम बहुत जल्दी अपना कोर्स जो है हमारा ऐप अपग्रेड करा देंगे एप्पल डिवाइसेस के लिए भी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप फ्री कंटेंट देखना चाहते हैं टॉकिंग पॉलिटी ऐप पे तो आप आईओएस एप्पल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो आप जो है हमारे वेबसाइट को विजिट करिए। लेकिन अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होते हैं तब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर ऐप प्रोवाइड किया जाएगा। मैं खुद ही, हमारी टेक्निकल टीम आपको लॉगिन करवाएगी, जिससे बाकी के बच्चे जो नॉर्मल एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं वो जिस तरीके से ऐप में कोर्स देख पा रहे हैं आप भी वैसे ही देख पाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे आज कार्ल मार्क्स की पूरी सीरीज कंप्लीट होती है। मैंने कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, उसको भी जरूर देखिएगा। और अगले किस थिंकर के ऊपर मुझे लेकर आना चाहिए लेक्चर, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, बहुत मेहनत और हिम्मत लगती है इस तरीके का कंटेंट तैयार करने के लिए, तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और जो है मुझे बताइए कि और किस टॉपिक पे मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।